हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें आज वायरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके अलावा जो भी ILPCPT2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी के लिए सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ISI के अनुसार प्रकाश या भारत अधिकतम भोग बिंदुओं की संख्या कितनी निर्धारित है। तो यहाँ ध्यान रखना, जो प्रकाश या भार जो होता है, लाइटिंग लोड जिसको कहा जाता है, उसमें उपभोग बिंदुओं की अधिकतम संख्या 10 होगी। इसके अलावा पावर लोड होगा तो उसमें उपभोग बिंदुओं की संख्या 2 हो सकती है। अगला दे रखा है कि शक्ति भार है तो अधिकतम भार निर्धारित है, कि कोई भी अगर आप लोड लगाते हो तो वहाँ उस बोर्ड के अंदर आप अधिकतम कितना लोड जोड़ सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है 3 किलोवाट और या 3000 वाट। इसके अलावा लाइटिंग लोड के लिए अगर आपसे पूछा जाता तो 800 वाट इसका राइट आंसर होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अगला ये है कि ISI के अनुसार या इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार सिंगल फेज उपभोक्ताओं को कितने न्यूनतम भार पर 3 फेज की कनेक्शन की अनुशंसा दी जाती है। क्या आपने सिंगल फेज कनेक्शन ले रखा है और आपके घर का लोड कितना होना चाहिए ताकि आपको 3 फेज कनेक्शन लेना पड़े। तो ये ध्यान रखना 3 किलोवाट है। नियमों के अनुसार अगर 3 किलोवाट से ज़्यादा घर का लोड है तो आपको 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगला दे रखे कि 10 एम्पियर की भारित धारा वाले किसी स्थापना में शरण धारा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो लीकेज करंट जो होती है वो 1/5000 आपने पढ़ा भी होगा, 1/5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1/5000 और पूर्ण लोड करंट कितनी है 10। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, मिली में दे रखा तो आप ऊपर 1000 से गुणा कर दें। ऊपर 1000 होगा, नीचे 500 होगा, तो काटेगा तो कितना आएगा 2 मिली एम्पियर। अगला है कि निम्न व मध्यम वोल्टता में अधिकतम परिवर्तन की अनुशंसा दी जाती है। कि जो घरों में 240 वोल्ट तक जो होती है वो लो वोल्टेज होती है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, वोल्टेज की अलग अलग सीरीज होती है इनके अंदर। तो यहाँ ध्यान रखना 5% जो होते हैं निम्न मध्यम वोल्टता के लिए, और इसके अलावा उच्च व अति उच्च वोल्टता के लिए 12.5% तक क्या चेंज किया जा सकते हैं। मतलब जो उपभोक्ता जो आपूर्तिकर्ता को सप्लाई देते हैं तो उनमें वोल्टेज चेंजिंग जो होती है वो 5% हो सकती है। अगला है PVC तारों चैनल तारों निम्न में किसके लिए उपयुक्त होती है। तो PVC जो चैनल जो होते हैं, आप इंडोर सरफेस वायरिंग जो करते हो, जिसको आप लोग कंसील्ड वायरिंग भी बोल सकते हो, जो दीवारों के अंदर की जाती है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगला है तारों में इस्तेमाल कंडक्ट पाइप जो होती है, इनका न्यूनतम तार क्या होना चाहिए, आकार है ये ध्यान रखना, आभार नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका साइज होता है वो 20 mm से लेकर 64 mm तक की जो मैक्सिमम होता है, और 20 mm मिनिमम होगा। अगला है घरेलू अधिष्ठापन में फ्यूज को परिपथ में किस प्रकार लगाना चाहिए। तो फ्यूज जो होगा वो आप मीटर के बाद में और मुख्य स्विच बोर्ड के पहले लगना चाहिए। तो यानी कि ऊर्जा मापी के बाद और मुख्य स्विच से पहले, मतलब एयर बाय दोनों कंडीशन होगी इसकी। तो यहाँ ये इसका दोनों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि PVC चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि क्या है। सरफेस वायरिंग कौन सी होती है जिस वायरिंग, तो यहाँ PVC सरफेस वायरिंग जो दीवार पर करते हो तो उसके अंदर काम क्या रहता है कि मुख्य हानि पूछे गए। तो लागत और अन्य प्रणाली की तुलना में अधिक होती है, ज्वलनशील और आग का खतरा, रखरखाव की आवश्यकता होती है, वायरिंग करने में अधिक मुश्किल। तो देखो, रख रखाव की आवश्यकता होती है, एक तो ज्वलनशील आग लगने का खतरा, ये दो ऐसे जो है मुख्य हानियाँ होती है। लेकिन आपको दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो आप लोग यहाँ बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक तार का व्यास दिए गए आपको 1.40 mm और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पूछा गया। तो इसके लिए आप लोग πr² का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि तार जो होती है उसकी शेप जो होती है इस तरीके से वर्ताकार होगा उसका एरिया। तो पाई का मतलब हो गया 22/7, और r का स्क्वायर मतलब यहाँ जो व्यास दे रखे इसका आधा करेंगे 0.70 गुणा 0.70। इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो 22×7 154, यानी कि 1.5 mm² आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि घरेलू तार अधिष्ठापन में कॉपर चालक का न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए। घरेलू वायरिंग में आपसे पूछा है कि अगर आप तांबे का तार इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम उसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो यहाँ इसका न्यूनतम साइज़ जो है वो नियमों में निर्धारित है, वो 1 mm²। अगर यहाँ तांबे की जगह एल्यूमिनियम पूछा जाता तो यहाँ 1.5 mm² आपका राइट आंसर होता। इसी तरीके से अगर पावर वायरिंग में पूछा जाता तो एल्यूमिनियम के लिए इसका जो साइज़ निर्धारित है न्यूनतम वो है
50 mm², मतलब 2.5 mm²। और कॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो जो एल्यूमिनियम का घरेलू वायरिंग के अंदर है वो इसके अंदर एल्यूमिनियम का पावर वायरिंग के अंदर। तो यहाँ ये आपको याद रखना है कि कौन से चालक का कौन सी वायरिंग में न्यूनतम साइज क्या है। अगला दे रखे कि आई नियम क्या 32 क्या दर्शाता है। तो नियम नंबर 32 ये बोलता है कि जो भूसंपर्कित है और किए गए और भूसंपर्कित उदासीन चालक, यानी कि ये जो नियम नंबर 32 है ये बी नंबर ऑप्शन से संबंधित है। अगला है कि स्पॉट छत है और इमारत के शीर्ष और ओवरहेड लो और मीडियम वोल्टेज लाइन के ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस क्या होना चाहिए। मतलब आपके घर के ऊपर से छत जा रही है और स्पाट छत है। देखो छतें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ढालू जिसके अंदर ढलाने वाली होती है जिसमें आप टेन वगैरह लगा कर तैयार करते हो। दूसरी जो होती है वो फ्लैट होती है जो नॉर्मली अपने घरों में होती है। तो यहाँ ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस पूछा है, तो ऊर्ध्वाधर क्लियरेंस जो होता है वो न्यूनतम 8 फुट होना चाहिए। तो और 8 फुट को अगर आप लोग काम क्या करते हो मीटर में चेंज करोगे, ठीक है, तो इसको 3.28 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 2.439। ये आपके DMRC मेंटेनर की जो परीक्षा हुई थी 2016-17 के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि प्रकाश या भारत तो अधिकतम भोग बिंदु। ये बाकी देखो यहाँ 13 के बाद में ये क्वेश्चन वापस आ गए, तो अपने इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं क्योंकि अभी जो अपनों ने किया था वो वापस सेम आ गए। ये यहाँ तक, हाँ अब यहाँ से चलते हैं। अगला दे रखा है कि CD की वायरिंग में कौन सा स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो CD की वायरिंग में जो होता है वो 2 वे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सी है। तो सबसे सस्ती कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है जो दीवार के अंदर फिट की जाती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला है कि आई नियमों के अनुसार उच्च दाब वाली लाइन में सबसे नीचे वाले चालक की ज़मीन से नीचे से दूरी कम नहीं होनी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो न्यूनतम 18 फीट होनी चाहिए कि जो ओवरहेड लाइनेज होती है इनके अंदर। अगला है आई नियमों के अनुसार सैंडल के द्वारा जब धातु कंड्यूट पाइप को फिक्स किया जाता है तो फिटिंग के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए। तो जो सैंडल वगैरह होते हैं इनके अंदर दूरी जो होती है वो 3 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है धातु कंड्यूट को जंग के खिलाफ सुरक्षित किया जा सकता है कि कंड्यूट पाइप है उसको जंग से बचाना है तो आप लोग काम क्या कर देंगे, उसको गैल्वेनाइजिंग कर देंगे। अगला है किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए जहां धूप और बारिश का खतरा रहता है। तो धूप और बारिश के अंदर ध्यान रखना, देखो बैटन वायरिंग जो होती है इसके अंदर तार जो होगी वो बैटन के अंदर फिट की जाती है, लकड़ी की फट्टी होती है इसके अंदर। कैसिंग कैपिंग के अंदर भी यही सिस्टम होता है, कंड्यूट वायरिंग में भी यही होगा। लेकिन क्लीट वायरिंग के अंदर काम क्या होता है कि जो तार जो होती है वो खुली रहती है इस तरीके से, और यहाँ चीनी मिट्टी के क्लीट से इनको कसा जाता है इस तरीके से। तो क्लीट वायरिंग आपकी राइट आंसर होगा। अगला 16 पिन वाला है और 16 एम्पियर 3 पिन शॉकेट आउटलेट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है। तो जो 16 एम्पियर का जो शॉकेट जो होता है इसकी पावर जो होती है वो 1000 वाट होती है 3 पिन के लिए। अगर 5 एम्पियर पूछ ले या 6 एम्पियर पूछ ले, क्योंकि आजकल 5 की जगह 6 भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, तो इसके लिए जो होगा वो होगा 100 वाट। मतलब अपने घरों में जो 5 एम्पियर का जो स्विच होगा, सॉकेट होगा, वो काम क्या कर सकता है, उससे आगे आप 100 वाट तक का लोड भी जोड़ सकते हो। अगला है कि किसी बेडरूम में सॉकेट लगाए जा सकते हैं। तो बेडरूम में जो सॉकेट लगाए जा सकते हैं वो 6 एम्पियर जो होंगे वो 3 लगाए जा सकते हैं, और 16 एम्पियर का कितना अलग लगाया जा सकता है, 1। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सिंगल पोल स्विच को ज़मीन से किस ऊंचाई पर फिट करना चाहिए। तो ज़मीन पर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इसको फिट करना चाहिए। अगला लैंप होल्डर को ज़मीन से किस स्तर पर कम से कम लगाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 मीटर होगा कि 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला 15 एम्पियर से अधिक रेटिंग वाले स्विच आउटलेट को निम्न में से किस रूप में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 15 एम्पियर से ज़्यादा रेटिंग वाला कोई भी व्यक्ति है उसको किस तरीके से जोड़ना चाहिए। एक ट्रिपल पोल स्विच से जोड़ना चाहिए, एक 2 वे स्विच से जोड़ना चाहिए, एक डबल पोल स्विच से जोड़ना चाहिए। इस तरीके से तो 15 एम्पियर वाला जो अगर होगा तो उसके अंदर ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में देखो मैं भी जवाब देने में समर्थ नहीं हूँ क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि पूछ कर रहे हैं कि 15 एम्पियर से ज़्यादा रेटिंग है, स्विच पूछा गया है, कौन से स्विच से जुड़ना चाहिए। तो स्विच सिंगल पोल, ट्रिपल पोल। अब 2 वे स्विच का तो इस्तेमाल आप लोग कहाँ करते हो, जब 2 आपको चाहिए अलग अलग जगह स्थानों पर सप्लाई देनी हो। और लेकिन यहाँ इसका अगर क्वेश्चन आंसर देखा जाए तो सिंगल पोल ही होगा, सिंगल पोल ही हो सकता है कि स्विच जो होगा वो सिंगल पोल स्विच, सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच जो होता है जिसके अंदर धारा का एक ही रास्ता होगा तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला 2 पिन और
2 पिन सॉकेट और पिन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब एसेसरीज क्या हो कि यानी कि 2 पिन का इस्तेमाल कब करोगे, जब उसमें केबल जो है वो 2 कोर वाली है। अगला है सिंगल फैन जो होता है और सर्किट में रेगुलेटर का क्या उपयोग, क्या प्रयोजन है कि इससे आपने घरों में पंखे वगैरह जो देखे होंगे उनके आगे रेगुलेटर लगाते हो, तो आप फैन की जो क्या वोल्टेज देते हो उसके मान को चेंज करके गति को चेंज करते हो। अगला स्विच है वो किस एसेसरीज में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये वायरिंग की जो एसेसरीज है ये कंट्रोलिंग वायरिंग एसेसरीज होगी। होल्डिंग जो होती है वो होल्डर होगा और सेफ्टी पे जो होता है वो MCB फ्यूज ये होता है, सभी सेफ्टी एसेसरीज में आते हैं। आउटलेट की अगर अपने बात करें तो सॉकेट जो होता है आउटलेट के अंदर आता है। अगला है PVC चैनल तार निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। PVC चैनल तार जो है वो इंडोर सरफेस वायरिंग के लिए क्या है सबसे उपयुक्त रहेंगे, जिसके अंदर आप लोग काम किया करते हो, कंसील्ड वायरिंग आती है। अगला है कंड्यूट एल्बो का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो कंड्यूट एल्बो का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ तीखे कोण होते हैं, क्योंकि इस तरीके से एल्बो होती है। अगला है छत में स्लैब भरने के लिए जंक्शन बॉक्स को कम से कम कितनी गहराई होनी चाहिए, तो इसकी जो गहराई होनी चाहिए 65 mm कम से कम होनी चाहिए स्लैब के अंदर। अगला है खतरा प्लेट जो होती है वो क्या होती है, आपको खतरा दे रहा है तो वो आपको बता रहा है सावधानी सूचना के अंदर आता है। ये क्वेश्चन अपनों ने कर लिया, वहाँ उसमें क्वेश्चन 5% था, यहाँ 6 दिया है तो 6 नहीं होगा, यहाँ 5% ही होगा। अगला दे रखा है कि आंतरिक तार स्थापना में प्रयुक्त तार केबलों को ढकने के लिए किस विद्युत रोधक का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है, तो ये सभी को पता है कि यहाँ जो अपने इस्तेमाल करते हैं PVC का इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ियों की वायरिंग में पता है 2-वे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सार्वजनिक इमारतों में किस प्रकार की वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, पब्लिक बोला जाता है सार्वजनिक को। तो आजकल पब्लिक वायर जो होते हैं वहाँ आप लोग देखा होगा कि किस प्रकार की वायरिंग करते हैं, तो वहाँ कंड्यूट वायरिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। कंड्यूट एल्बो को उपयोग किया जाता है, तो ये तीखे कोण होंगे यहाँ पे, दीवारों से दूर गलत होगा। अगला द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच का कनेक्शन नियंत्रित करते हैं, तो 2-वे स्विच होता है वो एक तार को क्या करता है 2 स्थितियों से कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगला कंड्यूट वायरिंग में जो बेंडिंग त्रिज्या जो होती है कंड्यूट पाइप की 7.5 सेमी होगी। अगला वायरिंग पुर्जों के आवरण व आधार व आवरण किसके बने होने चाहिए, मतलब ऐसे पदार्थ होना चाहिए जिसमें दहन ना हो, जले ना हो। अगला है कि एक युक्ति जो सर्किट को पूरा करने व तोड़ने का कार्य करती है, तो ये कार्य जो करता है वो स्विच ही करेगा। अगला है कि सरफेस कंड्यूट वायरिंग में सैंडल को, तो यहाँ 1 पॉइंट से अधिक अंतराल पर फिक्स नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जहाँ बेड व अन्य कटिंग का उपयोग किया जाता है उन्हें उन केंद्रों से दूर स्थापित किया जा सकता है। तो इसका देखो इन दोनों खाली स्थानों में आपको जो है वो स्थान बनना है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो 1.2 और 30 सेमी होगा। अगला आई नियमों के अनुसार घरेलू में इस्तेमाल किए जाने वाले तांबे के तार के लिए न्यूनतम आकार कम नहीं होना चाहिए, तो तांबे के लिए मैंने आपको बताया था कि जो न्यूनतम साइज होता है mm स्क्वायर होगा और इसका जो व्यास होगा वो ध्यान रखना। ये जो आपको यहाँ प्रदर्शित किया गया है ये ऊपर चालकों की संख्या होती है, नीचे व्यास होगा, तो यहाँ इसको जब आप 1.12 से जब आप उसको हल करेंगे व्यास से तो एरिया आएगा 1 mm स्क्वायर, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला वायरिंग के प्रमुख लाभों में से एक लाभ यह है कि सभी जॉइंट स्विच और लैंप पंखों पर होते हैं जो किसी भी त्रुटि के होने पर निरीक्षण के अधिकार में होते हैं। तो कौन सी वायरिंग ऐसी होती है कि जिसमें त्रुटि होती है तो वहाँ आप लोग अन्य चीज़ों से इफेक्ट नहीं करती उसे। तो घरों में जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है लूपिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर सभी का न्यूट्रल कॉमन किया जाता है और फेज जो होता है उस स्विच से कंट्रोल किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ राइट होगा। अगला है कि वायरिंग सिस्टम में कम से कम व्यास वाले कोई भी स्टील कंड्यूट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये स्टील कंड्यूट पूछा गया आपसे, और जो PVC कंड्यूट होगा उसका जो अगर व्यास पूछा जाए तो 20 mm मैंने भी आपको बताया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेटल का धात्विक स्टील कंड्यूट पाइप का तो 12.7 mm होगा। अगला है कि सैंडल के द्वारा जब कंड्यूट पाइप को फिक्स किया जाता है तब फिटिंग के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, 30 सेमी होनी चाहिए। अगला है प्रकाश के उप परिपथ में अधिकतम अनुरोध भार होता है, तो ये भी आपको बताया था 800 वाट जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला है शक्ति परिपथों में एल्यूमिनियम का न्यूनतम साइज, तो ये भी मैंने बताया था 2.5 mm स्क्वायर होगा। अगला एनी कोड के अनुसार शक्ति परिपथ में 16 एम्पियर 230 और 3 पिन चौकट की संख्या होती है, तो शक्ति परिपथ में इसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी 2 होगी।
अगला है कि तार स्थापना में सभी जो अपने प्लग सॉकेट वो इस्तेमाल करते हैं उन सभी को क्या होना चाहिए, तो नियमों के अनुसार सभी 3 पिन होने चाहिए, जिससे आपको अर्थिंग जो होता है वो भी मिल सके। अगला सॉकेट आउटलेट को भूतल से किस ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए, तो सॉकेट आउटलेट जो होगा उसको भूतल से 0.15 मीटर जो होता है उसको न्यूनतम स्थापित करना चाहिए। तो 0.15 को जब आप इससे गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ 15 मीटर, तो ये 15 मीटर तो नहीं होगा, 15 सेमी, तो यहाँ इसका आंसर बी होगा। अगला है कि परिपथ के लिए तांबे के चालक का न्यूनतम साइज़ क्या होना चाहिए, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश या लोड के लिए इसका जो साइज़ 1 mm से कम नहीं होना चाहिए। कंडक्ट एल्बो वाला दोबारा क्वेश्चन आ गया, और ये भी दोबारा आ चुका है, ये भी दोबारा आ गया, ये भी इलेक्ट्रिकल को जोड़ने के लिए। अगला देखें, अगला कंट्रोल पैनल जो होता है वो ज़मीन से किस ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए, तो यहाँ 1.5 mm। अगला किसी भी आकस्मिकता के लिए वायरिंग में आकलन करते समय पूरी लागत का कितना प्रतिशत राशि अतिरिक्त जोड़ी जाती है, तो इसका जो होगा वो 3% राशि जोड़ी जाती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं जिसके अंदर फिक्स वैल्यू रखी गई है, तो उन क्वेश्चनों को आप लोग थोड़ा सा ढंग से देखें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है तो हर बुक के अंदर थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। तो अगर किसी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, ताकि आपकी जो निमी की जो पैटर्न की बुक है उसमें मैं आपको देखकर बता दूं कि कौन सा उसका राइट आंसर होगा। तो देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसी थ्योरी से संबंधित करेंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।